गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे मेन थ्योरी अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द स्टोमेटल ओपनिंग, यानी स्टोमेटा के जो ओपनिंग से जो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज अभी तक बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला जो थ्योरी है, इस थ्योरी का नाम है गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस थ्योरी। क्या चीज़ नाम है? गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस थ्योरी। ये एक्चुअल में अगर देखा जाए, देने वाले का नाम क्या था, थ्योरी में क्या प्रपोज किया गया था, ये जरा देखें। देने वाले का नाम जो था दैट इज स्वेडेन था, गिवन बाय स्वेडेन, और वो भी कब दिए थे ये, दैट इज 1881 में इन्होंने दिया था। और ये जो एक्सेप्ट किया गया था वो वॉन मॉल ने एक्सेप्ट किया था, यानी एक्सेप्टेड बाय कौन? वॉन मॉल ने क्या किया था, इस थ्योरी को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया था 1856 में। अब जरा देखेंगे कि इसमें एक्चुअल में हुआ क्या। इन्होंने ये बताया कि जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा? ये क्लोरोप्लास्ट है गार्ड सेल्स में। गार्ड सेल्स में प्रेजेंट होने के वजह से जब डे टाइम आता है, ड्यूरिंग द डे टाइम, अब क्या है कि इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो जिसके वजह से क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? तो शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब देखना बेटा, जब शुगर का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा। जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ा तो जिसके वजह से ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, दैट इज ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन किस में इंक्रीज हुआ? वो भी गार्ड सेल्स में इंक्रीज हो गए। जब ये गार्ड सेल्स में ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया तब क्या किया, वाटर का एब्जॉर्प्शन किया, यानी वाटर एब्जॉर्ब होगा। और जब ये वाटर एब्जॉर्ब, वो भी वाटर एब्जॉर्प्शन कहां से करेगा? तो याद रखिएगा दैट इज एडजेसेंट सेल से ये क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। अल्टीमेटली जब ये वाटर एडजेसेंट सेल से एब्जॉर्ब किया तब हमारा जो गार्ड सेल्स रहेगा, ये गार्ड सेल्स ऑटोमेटिकली और नेचुरली क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। जब ये टर्जिड हो जाएगा यानी शेप इंक्रीज हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा बच्चे, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। क्लियर है? ये जो थ्योरी था ये कौन दिया था? दैट इज देने वाला स्वेडेन से 1881 में, और एक्सेप्ट किए थे वॉन मॉल ने, वो भी कब, 1856 में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब क्या है कि सेकेंड थ्योरी आया। सेकेंड थ्योरी का नाम अपन क्या देते हैं? दे आर कॉमनली नोन एज द स्टार्च हाइड्रोलिसिस थ्योरी। अब क्या है स्टार्च हाइड्रोलिसिस थ्योरी? ये थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम जो देने वाले साइंटिस्ट का नाम था वो कौन थे? लॉयड थे। ठीक है, यानी फर्स्टली गिवन बाय कौन? दैट इज लॉयड। और जबकि ये जो थ्योरी था ये फॉर्मुलेट करने वाले साइंटिस्ट का नाम था दैट इज जेडी सेयर। जेडी सेयर ने क्या किए, ये फॉर्मुलेट किए, वो भी कब, 1923 में। याद रखिएगा, फर्दर फॉर्मुलेट होने के वजह से भी नहीं, ये आगे चल करके एक और चीज हुआ, मॉडिफाई हुआ। मॉडिफाई कर कौन किया? तो मॉडिफाई करने वाले साइंटिस्ट का नाम था स्टीवर्ड। ये स्टीवर्ड ने इसे मॉडिफाई किया कब? 1964 में। अब बेटा इन्होंने दो सक्सेसिवली टाइम ड्यूरेशन दिया कि दिन में क्या होता है, रात में क्या होता है। सो सबसे पहले अपन किस पे डिस्कस करेंगे? इन डे टाइम डिस्कस करेंगे। अब डे टाइम में क्या ऑब्जर्व किया, जरा इनका गौर से देखा जाए। डे टाइम में इन्होंने ये बताया कि जब CO2 इंक्रीज हो जाता है, वो भी कहाँ, इंट्रासेलुलर स्पेस पे, यानी इंटरसेलुलर स्पेस में क्या हो गया, CO2 इंक्रीज हो गया। अब CO2 इंक्रीज हुआ तब क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करने के बाद
क्या किया, स्टार्च का फॉर्मेशन किया। स्टार्च जैसे ही फॉर्म किया तो इसके वजह से H+ का कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी हाइड्रोलिसिस वगैरह होना था अब तो वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जो भी फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस का बेस्ट बाय प्रोडक्ट क्या चीज है, दैट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर है। जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर है तो कहीं ना कहीं H+ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू होगा। लेकिन फोटोसिंथेसिस जब स्टार्च फॉर्म करेगा तो ये H+ कंसंट्रेशन लोअर होगा। क्यों? क्योंकि इस जगह पे एक एंजाइम एक्टिवेट होगा जिस चीज को अपन क्या कहेंगे, फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके वजह से ये क्या लीड करेगा, इस जगह पे पहला चीज फॉर्म करेगा दैट इज ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। अब जब ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का फॉर्मेशन किया तो इसमें सेवरल एंजाइम्स लगेंगे। एंजाइम लगने के बाद ये क्या बनेगा, रीअरेंजमेंट में जाएगा, बनाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के बाद आगे चल करके क्या करेगा, ग्लूकोज प्लस फॉस्फेट में टूटेगा। और जब बेटा ये फॉस्फेट में टूटेगा तो देन इसी ग्लूकोज के वजह से क्या चीज, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, वो क्या होगा, गार्ड सेल का इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही गार्ड सेल्स का ये ऑस्मोटिक प्रेशर और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इंक्रीज होगा, इसके बिहाफ पर जो गार्ड सेल के अंदर H2O का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। जब ये H2O का एब्जॉर्प्शन होगा वो भी क्या, गार्ड सेल्स में, और फाइनली क्या रहेगा, और ये जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, ध्यान रखिएगा, जब भी होगा उसके एडजेसेंट सेल से होगा। और फर्दर ये गार्ड सेल्स कैसे हो जाएंगे, गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे। और जब ये गार्ड सेल्स बेटा टर्जिड हो जाएंगे तो देन फर्दर क्या होगा, डे टाइम में स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ये क्या रहा मैकेनिज्म, ये डे टाइम का रहा, जिस चीज को अपन क्या कह रहे थे, स्टार्च हाइड्रोलिसिस थ्योरी कह रहे थे। देने वाले साइंटिस्ट का नाम कौन था, लॉर्ड था। फॉर्मुलेट करने वाले J.D. सेंगर 1923, और मॉडिफाइड करने वाले का नाम स्टीवर्ट था 1964। इस इवेंट में क्या हो रहा था, जैसे कि डे टाइम में CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा था इंटरसेल्युलर स्पेस में, यानी दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटरसेल्युलर स्पेस कहते हैं, जिस वजह से फोटोसिंथेसिस होकर के स्टार्च का फॉर्मेशन कर रहा था। ये स्टार्च के वजह से H+ कंसंट्रेशन लोअर हो रहा था और अल्टीमेटली एक एंजाइम एक्टिवेट हो गया था। उस एंजाइम का नाम क्या था, फॉस्फोराइलेज, जो फर्दर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंजाइम लगने के बाद रीअरेंज हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन फर्दर ब्रेकडाउन हुआ ग्लूकोज प्लस फॉस्फेट में, जिसके वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट गार्ड सेल्स में इंक्रीज हुआ। H2O एब्जॉर्ब हुआ गार्ड सेल्स में, गार्ड सेल टर्जिड हुआ और स्टोमेटा ओपन हो गया। ये तो डे टाइम का रहा। अब नाइट टाइम पे क्या था, इन नाइट टाइम जिस चीज को अपन डार्क पीरियड भी कहते हैं। अब इस जगह पे बेटा सबसे पहले तो ग्लूकोज तो जो मॉर्निंग का बना हुआ था एक्सेस वो रहेगा। अल्टीमेटली इसके वजह से पहला तो पीएच क्या हो जाएगा, पीएच डिक्रीज होगा। अब पीएच क्यों डिक्रीज होगा, पीएच इस वजह से डिक्रीज होगा क्योंकि CO2 का एक्यूमुलेशन सब स्टोमेटल कैविटी में क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। अब जैसे ही एक्यूमुलेशन इंक्रीज हो गया, जिसके वजह से फिर से सेम ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करेगा। अल्टीमेटली जैसे ही ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का फॉर्मेशन किया, ये क्या बनाएगा, सेम चीज हाइड्रोलाइज होगा, ग्लूकोज प्लस फॉस्फेट में जाएगा, फिर से आगे चल करके क्या चीज में बनेगा, स्टार्च में बनेगा। स्टार्च में बनने के बाद ये फिर से क्या करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, क्योंकि देखो स्टार्च कोई भी टाइप का सॉल्यूट नहीं है। जब ये सॉल्यूट नहीं है
तो ये सब अल्टीमेटली सेल साइप में ओपी और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। और जब ये डिक्रीज होगा तब क्या देखा जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा कि गार्ड सेल्स जो थे वो क्या हो जाएंगे, गार्ड सेल्स फ्लैसीड हो जाएंगे, यानी अपने नॉर्मल शेप में आ जाएंगे और अल्टीमेटली जो स्टोमेटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये थ्योरी नाइट टाइम का ये कहता है। जैसे कि ग्लूकोज जैसे ही नाइट टाइम पे रहेगा तो पीएच डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि एक्यूमुलेशन होगा CO2 का, वो भी कहाँ पर, दैट इज सब स्टोमेटल कैविटी में, जिसके वजह से ग्लूकोज का कन्वर्सन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में होगा। ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बैक फ्लो करके स्टार्च का फॉर्मेशन करेगा, जिसके वजह से क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट डिक्रीज होगा, जिसके वजह से गार्ड सेल्स फ्लैसिड होंगे और सब स्टोमेटा जनरली क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब जो वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी था, जिस चीज़ का नाम अपन कहते हैं दैट इज मैलेट और पोटेशियम आयन पंप थ्योरी। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत उम्दा थ्योरी है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जिसका नाम क्या है, दैट इज मैलेट एंड या फिर और पोटेशियम आयन पंप थ्योरी। अब जरा देखा जाए ये थ्योरी है क्या, कहता क्या है। प्रपोज करने वाले यानी पुट फॉरवर्डेड बाय, प्रपोज्ड बाय लेविट। कौन प्रपोज किए थे, तो लेविट ने प्रपोज किया। वो भी कब, 1974 में प्रपोज किया। और इलेबोरेट करने वाले जो साइंटिस्ट का नाम था दैट इज रास्क इनका, यानी इलेबोरेटेड बाय दैट इज रास्क 1975 एंड बॉलिंग वो भी कब, 1976 में। यानी 2 बार इस चीज़ को अच्छे तरीके से इलेबोरेशन में लिया गया। अब इसमें जरा क्या होता है, आप पहले थ्योरेटिकल समझ ले, फिर डायग्रामेटिकल मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे ड्यूरिंग डे टाइम में क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं सनलाइट प्रेजेंस है। सनलाइट प्रेजेंट होने के वजह से जो वाटर प्रेजेंट होता है वो हाइड्रोलिसिस में जाता है, यानी वाटर ब्रेक डाउन करता है और फाइनली H+ का फॉर्मेशन करता है, जिसके वजह से H+ जैसे जैसे डे टाइम में फॉर्म कर रहा है तो राइज इन pH होगा, pH इंक्रीज होगा। क्यों भाई, क्योंकि हाइड्रोलिसिस चल रहा होता है। और जब ये हाइड्रोलिसिस होगा, और कह सकते हैं इस जगह पे ऑफ स्टार्च भी कह सकते हैं, अपन कंसिडर कर सकते हैं दैट इज स्टार्च का हो रहा है हाइड्रोलिसिस। अब जब ये स्टार्च का हाइड्रोलिसिस हो रहा है तब क्या चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का फॉर्मेशन करेगा। अब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एक एंजाइम लगता है दैट इज पेपकेज। ये पेपकेज इस चीज़ को ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है और ये आगे चल कर के क्या करता है, मैलिक एसिड का फॉर्मेशन करवाता है। जब ये मैलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा वो भी कहाँ पर, तो गार्ड सेल्स में। जब ये गार्ड सेल्स में मैलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा तब क्या होगा बेटा, एक एक्सचेंज टेक प्लेस होगा। वो जो होगा दैट इज H+ प्लस मैलेट आयन फॉर्म करेगा और इसके वजह से, इसी के वजह से बेसिकली पोटेशियम आयन का एक्सचेंज होगा कहाँ से, तो सबसिडियरी सेल्स से। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि H+ का फॉर्मेशन किया तो ये क्या किया, H+ एक्सचेंज किया सब्सिडियरी सेल से। जब ये सब्सिडियरी सेल से एक्सचेंज किया तब ये H+ की जगह पे क्या आ जाएगा, K+ आ जाएगा और क्या बचेगा, मैलेट आयन बचेगा। अब जब ये मैलेट आयन बचा, सो इसके वजह से क्या होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर गार्ड सेल्स में क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। जब ये गार्ड सेल्स में बच्चे इंक्रीज होगा तब ऑटोमेटिक, आप जानते हो, एंडोऑस्मोसिस होगा। एंडोऑस्मोसिस होने के वजह से
स्टोमेटा क्या हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो कि डे टाइम में बहुत बार पूछा गया है, पोटेशियम मैलेट थ्योरी। और इसमें ये भी बताया गया है जिस चीज़ को अपन कहते हैं दैट इज पोटेशियम और H प्लस पंप, यानी पोटेशियम और हाइड्रोजन पंप थ्योरी के नाम से जाना गया, प्लस मॉडर्न थ्योरी और एब्सेसिक थ्योरी भी कंसिडर्ड किया जाता है इसे। अब ड्यूरिंग डे टाइम पे जैसे कि हमने देखा राइज इन पीएच हुआ, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च हुआ जिसके वजह से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का फॉर्मेशन किया। ये पेप्केज एंजाइम लगने के बाद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन किया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड का फॉर्मेशन किया। अब ये मैलिक एसिड गार्ड सेल्स में H प्लस और मैलेट आयन में कन्वर्ट हुआ जिसके वजह से पोटेशियम आयन एक्सचेंज हुआ सब्सिडियरी सेल से, क्या बन गया, पोटेशियम मैलेट आयन बन गए, जिसके वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर गार्ड सेल्स का इंक्रीज हुआ, एंडोस्मोसिस हुआ वाटर का, और अल्टीमेटली क्या हो गया, स्टोमेटा ओपन हो गया। लेकिन एट द नाइट टाइम, ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या हुआ होगा, सेम चीज अब अपन देखेंगे कहां पर, ड्यूरिंग नाइट टाइम। नाइट टाइम पे ऑब्जर्व जब करेंगे कि ड्यूरिंग नाइट टाइम पे क्या हो रहा होगा, इसमें क्या देखा गया कि CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो अल्टीमेटली क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है नाइट टाइम पे, ठीक है, दैट इज इन सब स्टोमेटल स्पेस, जिसके वजह से एब्सेसिक एसिड का फॉर्मेशन पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी एब्सेसिक एसिड पार्टिसिपेशन कह सकते हैं इसे, क्योंकि फॉर्मेशन हो रहा है। अल्टीमेटली इसके वजह से क्या हुआ, पोटेशियम आयन का एक्सचेंज हुआ, पोटेशियम आयन का एक्सचेंज हुआ, तो देन ये पोटेशियम आयन एक्सचेंज होने के बिहाफ पर, क्योंकि मॉर्निंग टाइम पे पोटेशियम आयन एक्सचेंज हो चुका था, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब जरा देखो, जैसे ही पोटेशियम आयन एक्सचेंज स्टॉप हुआ, देन क्या होगा कि ये पोटेशियम आयन फिर से बैक कहां पे चला जाएगा, बैक हो जाएगा सब्सिडियरी सेल्स में। जब ये सब्सिडियरी सेल्स में वापस चला गया तो देखना जो क्लोजिंग स्टेज है डे टाइम पे कहीं ना कहीं वही फॉलो तो नहीं कर रहा, बिल्कुल वही फॉलो कर रहा है। जब बैक हो गया, इसके वजह से H कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हुआ, H प्लस, जिसके वजह से pH क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी एसिडिटी इंक्रीज हो गई। अल्टीमेटली जब pH डिक्रीज होना शुरू हो गया तब स्टार्च का क्या हो गया भाई बताइए, स्टार्च ऑटोमेटिक सिंथेसाइज होना शुरू हो जाएगा और स्टार्च कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जब स्टार्च कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आपको पता होना चाहिए ये सॉल्यूट नहीं है, जिसके वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो देन ये एक्सो ऑस्मोसिस करेगा, और जब ये एक्सो ऑस्मोसिस करेगा तो वाटर बाहर निकलेगा, और जब वाटर बाहर निकलेगा तो देन वो टर्जिड में कन्वर्ट होकर के किस में आ जाएगा, फ्लैसिड में आ जाएगा, और अल्टीमेटली स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी जो पोटेशियम और H प्लस एक्सचेंज के बारे में बताता है, जो डे टाइम और नाइट टाइम पे बताता है। होप सो आपको ये सब सारी चीज़ क्लियर होंगे। और बाकी आप जानते हो ट्रांसपिरेशंस कैसे कैसे करके अफेक्ट करता है और कहाँ कहाँ पे अफेक्ट करता है, और ट्रांसपिरेशंस कितना इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ट्रांसपिरेशन और फैक्टर जो अफेक्ट करता है ट्रांसपिरेशन वो कौन कौन है, यानी फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशंस। सो फास्टली अपन देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशंस जो है वो कौन कौन है। अब देखा जाए जरा, पहला अपन कंसिडर करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर को। एक्सटर्नल फैक्टर वो सारे फैक्टर है जो कि बाहर पे डिपेंड करते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट है ह्यूमिडिटी। यानी अगर बाहर में ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगा तब ट्रांसपिरेशंस क्या होगा, लो होगा। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी किसके रेस्पेक्ट में, ट्रांसपिरेशन के रेस्पेक्ट में। सेकंड जो आया दैट इज टेम्परेचर।
टेम्परेचर बेसिकली याद रखिएगा, टेम्परेचर अल्टीमेटली कह सकते हैं कि पहला चीज, अगर रेट ऑफ इवोपरेशंस देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इवोपरेशन से। लेकिन यहां पर समझने वाली एक बात है बेटा, ये उस समय होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा 10 डिग्री सेल्सियस से, और अल्टीमेटली यहां पर डबल भी होगा। समझना बात को, यहां पर मैं जो बोल रहा हूं कि रेट ऑफ इवोपरेशन डबल हो जाएगा बाय इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस, और जैसे जैसे टेम्परेचर का बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ इवोपरेशन भी बढ़ता जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, बहुत हाई टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तब ट्रांसपिरेशन डिक्रीज हो जाएगा। याद रखिएगा, जब टेम्परेचर एक सर्टेन टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन डिक्रीज हो जाएगा। कारण जो एंजाइम फोटोसिंथेसिस वगैरह के होते हैं वो बेसिकली आप जानते हो हाई टेम्परेचर पे जितने भी एंजाइम होते हैं वो डीनेचुरेट कर जाते हैं। जब एंजाइम ही डीनेचुरेट कर जाएगा तो क्या ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा टेक प्लेस कर पाएगा? ये फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस बहुत फंसाता है ये। नेक्स्ट थर्ड आता है, दैट इज विंड स्पीड। विंड स्पीड के बेसिस पे अगर ऑब्जर्व करें तो यहां पर देखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं ट्रांसपिरेशंस के। जैसे जैसे विंड स्पीड इंक्रीज होगा ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा। फोर्थ पॉइंट, जिस चीज को अपन क्या कहते हैं, लाइट। और आप जानते हो ट्रांसपिरेशंस और फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइट अफेक्ट करता है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशंस क्योंकि टेम्परेचर भी अफेक्ट होता है, और इसमें हम लोग याद रखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेगुलेशंस ऑफ ट्रांसपिरेशन पे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं क्या चीज, ट्रांसपिरेशंस को। और सेम चीज इस जगह पे लाइट में बेटा डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ब्लू लाइट में ट्रांसपिरेशन का रेट कितना होगा, रेड लाइट में ट्रांसपिरेशन का रेट कितना होगा। आपको हमेशा याद होना चाहिए कि ब्लू फेवरेबल रीजन होता है किस चीज के लिए, लाइट में, और ट्रांसपिरेशंस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए ब्लू मोस्ट फेवरेबल होता है। तो दैट्स वाई ब्लू में ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा विथ रेस्पेक्ट टू द रेड लाइट। नेक्स्ट दैट इज फिफ्थ, यानी एक पूछ दिया जाए कि मैक्सिमम ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा किस लाइट में होगा, तो आंसर क्या आपको पता है? नहीं, ये जो मोस्टली होगा वो रेड लाइट में होगा। अब क्यों रेड लाइट में होगा? क्यों? क्योंकि आप जानते हो इसके वेवलेंथ फैक्टर्स पे बहुत सारे, लेकिन याद रखिएगा फॉलोड होगा, यानी पहले ब्लू लाइट से होगा देन रेड लाइट से जाएगा। यानी मैक्सिमम ओपनिंग स्टोमेटा का सीधा रट जाइए आप, सीधा एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि दैट इज मैक्सिमम ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा अकर इन रेड लाइट। अब फर्दर देखेंगे दैट इज इंटरनल फैक्टर को। इंटरनल फैक्टर है क्या भाई? ये कौन सी बला है अब आ गई इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में सबसे पहले देखेंगे दैट इज लीफ एरिया। लीफ एरिया में कैसे करके अपन ट्रांसपिरेशंस के अफेक्ट को बताते हैं, कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ट्रांसपिरेशन से। मतलब जिसका ज़्यादा लीफ एरिया रहेगा, स्टोमेटा ज़्यादा रहेंगे, अल्टीमेटली ट्रांसपिरेशंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट लीफ स्ट्रक्चर। लीफ स्ट्रक्चर्स पे अगर अपन डिस्कस करें तो देखना, लीफ स्ट्रक्चर जैसे कि एनाटॉमिकल है, कुछ अपन इस जगह पर सनकेन स्टोमेटा का बात करेंगे, सनकेन और वेस्टिजियल स्टोमेटा का बात करेंगे। सनकेन और वेस्टिजियल स्टोमेटा आप जानते हो, प्लस और भी बहुत सारे, दैट इज प्रेजेंट ऑफ हेयर
ओवरलीफ, नेक्स्ट क्यूटिकल, और क्या, वैक्स एपिडर्मिस, नेक्स्ट है दैट इज हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, नेक्स्ट है वैक्स, नेक्स्ट म्यूसिलेज। अगर ये सब आ गए तब फैक्टर अफेक्टिंग क्या होगा? ये सारे आने के बाद कह सकते हैं कि रिड्यूस होगा क्या, ट्रांसपिरेशन। ध्यान रखिएगा ये सब सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। नेक्स्ट दैट इज रूट सूट रेशियो, रूट सूट रेशियो। ये जो डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट जो थे रूट सूट रेशियो, ये डिस्कवर्ड किए थे बाय द हेल्प ऑफ पार्कर ने डिस्कवर किया 1949 में, और इन्होंने बताया कि रेट जो है रूट सूट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशंस। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखो एज ऑफ प्लांट। अब एज ऑफ प्लांट के बारे में भी भाई क्या है, एज ऑफ प्लांट, अगर प्लांट की उम्र बढ़ते चली गई तब क्या होगा? जैसे अब इसके केस पे कह सकते हैं डिक्रीज होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन से। मतलब कि जब वो ग्रो हो रहा होगा तो ट्रांसपिरेशंस काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम होगा, लेकिन याद रखना इस जगह पर ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। जर्मिनेटिंग सीड्स में क्या चीज, जर्मिनेटिंग सीड्स में ट्रांसपिरेशंस क्या होता है, ये स्लो होगा, स्लो रेट होगा ट्रांसपिरेशन का, लेकिन याद रखिएगा मैच्योरिटी पे, यानी मैच्योरिटी ऑफ प्लांट पे मैक्सिमम होगा, सेनेसेंस पे क्या होगा, मिनिमम होगा। ध्यान रखिएगा ये एज ऑफ प्लांट के बेसिस पे। नेक्स्ट ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स पे भी, ओरिएंटेशंस ऑफ लीफ का अगर आप देखोगे तो सेम चीज़ है बच्चे। ओरिएंटेशंस ऑफ लीफ में कह सकते हैं कि जो सूट के टुवार्ड होंगे और जो एक्सपोज्ड होंगे लाइट के टुवार्ड, उसमें ट्रांसपिरेशंस तो ज़्यादा होगा, लेकिन जो परपेंडिकुलर होंगे, अपोजिट होंगे या पैरेलल टाइप में होंगे, उसमें क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन स्लोअर रेट का होगा। अब कुछ चीज़ है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको पता होना चाहिए वाटर एंड मिनरल का। एडवांटेज मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज में अगर बात किया जाए तो एडवांटेज तो बहुत सारे हैं बेटा, डिसएडवांटेज में अपन दो बात कर लेंगे और इसे छोड़ देंगे। पहला एडवांटेज क्या है, मिनरल और प्लस आयन क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, वाटर एब्जॉर्ब होगा। जब वाटर एब्जॉर्ब होगा फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, प्लस टेम्परेचर का रेगुलेशन होता रहेगा, इवोपरेशन होता रहेगा सरफेस से, जिस वजह से जनरली क्या करेगा, लीव्स अपने सरफेस को प्रोटेक्ट करेगा और अल्टीमेटली हीट इंजरी से प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि ये अगर रैपिड हो गया तो देन ये विल्टिंग करवाएगा सीधा, यानी मुरझा देगा। दैट इज डिसएडवांटेज में सबसे पहला है दैट इज टेम्पररी विल्टिंग करवाएगा। विल्टिंग का सिंपल सा टर्म है जिस चीज़ को अपन क्या कहते हैं, मुरझा जाना, यानी विल्टिंग शो करेगा। प्लस इवन अगर ज़्यादा रहा, वाटर की डेफिशिएंसी बन गई, परमानेंट विल्टिंग हो गई, तो देन लीव्स वगैरह क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, लीव्स डेड हो जाएंगे। अल्टीमेटली याद रखना कुछ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन फिर देने शो करना शुरू कर देंगे, प्लस बहुत सारे और भी केसेस आएंगे, जैसे एक्सेस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशंस क्या करवाता है, स्टंटेड ग्रोथ करवाता है, मतलब ग्रोथ भी छोटा करवा देता है, स्टंटेड ग्रोथ करवाता है। फर्दर अगर देखोगे नेक्स्ट चीज कि 90%
वाटर का जो होता है वो क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है किससे, ट्रांसपीरेशन से। कोई डाउट है? आई होप यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन इसी डिसएडवांटेज में 2 पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेसेसरी इवल, बहुत बार पूछा गया था कि फोटोसिंथेसिस को नेसेसरी इवल किसने कहा था। नेसेसरी इवल 1926 में ट्रांसपीरेशंस का नाम किया गया था बाय कौन, कर्टिस। साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्रांसपीरेशन को नेसेसरी इवल बनाया। नेक्स्ट आया दैट इज अनअवॉइडेबल इविल। अनअवॉइडेबल इविल, अनअवॉइडेबल इविल जो देने वाले थे ये कौन थे, बाय स्टीवर्ड थे। स्टीवर्ड ने इसे बताया क्या, अनवांटेड इविल, कब, 1959 में। ये चीज़ें, ये 2 नेसेसरी इविल और अनअवॉइडेबल इविल आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और पूरा जो मैंने आज आपको डिस्क्राइब किया है ट्रांसपीरेशंस के बारे में, वो अच्छे तरीके से थ्योरीज को, वीडियो को रिवाइंड करके अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट यूट्यूब लेक्चर्स जिसमें हम लोग बल्क फ्लो हाइपोथेसिस की पूरी डिटेल